दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखना है। साथियों, यदि आप सैलरीड पर्सन हैं या किसी निजी कंपनी में कार्य करते हैं तथा सालाना आपको इनकम टैक्स फाइल करने के लिए किसी सीए के पास जाना होता है तथा इसके एवज में आपको 1000-1500 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन साथियों यह कार्य हम भी अपने घर के ऊपर अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप से कर सकते हैं। यह कार्य किस प्रकार से किया जाता है, इनकम टैक्स फाइल वो किस प्रकार से की जाती है, यह मैं विस्तार पूर्वक इस वीडियो में आज बताऊंगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए धैर्यपूर्वक बिना स्किप किए हुए एक एक बिंदु को बड़े ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है, तथा अब की बार आप खुद ही अपना इनकम टैक्स है वो फाइल कीजिए। पिछले वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर आपको रजिस्टर किस प्रकार से करना है वो मैं बता चुका हूं। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप उस वीडियो को देखिए और अपने आप को ITR पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद में ITR फाइल करने के लिए अब आपको सबसे पहले ई फाइलिंग आपको टाइप करके सर्च कराना है। जैसे ही सर्च कराएंगे आपके सामने ई फाइलिंग का होम पेज www.incometaxindia-efiling.gov.in का लिंक होगा, उसी के ऊपर क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको क्लिक हियर इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यूज़र आईडी जो मैं आपको पहले बता चुका हूं वीडियो में, यहाँ आपको अपना पैन नंबर डालना है, जो पासवर्ड आपने रजिस्टर किया उस समय बनाया था वो पासवर्ड यहाँ डालना है। ये कैप्चा यहाँ फिल करके लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते ही आप ITR पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे, जहाँ आपको इस जगह अपना नाम दिखाई देगा और ये कुछ डैशबोर्ड है, इसमें कई तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों अब शुरू होता है अपना ITR भरने का प्रोसेस। दोस्तों ITR भरने से पहले आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है माई अकाउंट। इसमें पहला टैब है व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिटेड। आप इस 26AS फॉर्म को ज़रूर एक बार ओपन करके देख लें। 26AS के ऊपर जब भी क्लिक करेंगे यहाँ एक मैसेज ओपन होगा, इसको कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करने के बाद में यहाँ आपको इस चेक बॉक्स के ऊपर टिक करके प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको नीचे चलना है, क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इसके ऊपर क्लिक करना है, वो ओपन हो जाएगी। इसमें फॉर्म 26AS है, यहाँ असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर से एक साल आगे का होता है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 था तो असेसमेंट ईयर 2020-21 था। इसको सेलेक्ट करके व्यू एज पे आपको HTML सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आप व्यू और डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद में आपकी डिटेल यहाँ शो हो जाएगी, क्योंकि इसे कर्मचारी के किसी तरह का कोई टैक्स है वो सैलरी से काटा नहीं गया है, इसलिए यहाँ कोई भी टैक्स की डिटेल है वो यहाँ शो नहीं हो रही है। यदि आपके सैलरी से टैक्स काटा गया है या अन्य किसी भी सोर्स से आपका टैक्स काटा गया है तो वो यहाँ एक टेबल के रूप में आपको दिखाई देगा। यहाँ काटने वाले के 10 नंबर होंगे, टोटल अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स काटा गया वो होगा, टोटल TDS इस जगह लिखा हुआ होगा और डिपॉजिट आपके पेन में जो TDS है वो डिपॉजिट कर दिया गया है तो वो यहाँ शो होगा। यहाँ यदि आपके सैलरी से टैक्स ज़्यादा काटा गया है और इस जगह अभी तक शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी आपको ITR फिल नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके पेन में वो TDS है वो अपडेट नहीं हुआ है। जब पूरा TDS काटा हुआ आपके यहाँ दिखाई देने लग जाए उसके बाद में आपको अपना ITR है वो फिल करना है। और यदि आपने पिछले वर्ष कोई रिफंड लिया है तो उसकी डिटेल भी यहाँ होगी, डिटेल ऑफ पेड रिफंड। चाहे तो आप इसको एक्सपोर्ट PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसको भविष्य के लिए आप सेव रख सकते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं हम अपने ITR पोर्टल के ऊपर, और अब आपको ITR फिल करने के लिए ई फाइलिंग वाले टैब में जाना है
और उसमें पहले ही ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स रिटर्न। आपके सामने एक मैसेज ओपन होगा, इसके ऊपर आई एग्री करके कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी मेन बातें होगी वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपके पेन डाटा से ऑटोमेटिकली यहाँ फिल्ड होंगी। नाम है, पिता का नाम, आधार नंबर, जो भी आपका एड्रेस वगैरह है वो सारा इसमें ऑटोफिल होगा। और एड्रेस में यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट करके बदलाव भी कर सकते हैं। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको सेलेक्ट बटन मिलेगा तो सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करते ही 4-5 ऑप्शन नीचे खुलेंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो ये चूज करना है, स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो ये करना है, या कोई पब्लिक सेक्टर में कोई कार्य करते हैं तो आपको ये करना है। पेंशनधारी हैं तो आपको पेंशनर्स के सिलेक्ट कर लेना है। और इनमें से अगर कोई भी नहीं है, नो अप्लीकेबल है, फैमिली पेंशन है तो ये कर लेना है, या अदर के ऊपर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में फील्ड एस के ऊपर ही आपको टिक ऑलरेडी मिलेगा, यही रहने देना है, इसमें भी यही करना है। अब पिछले वर्ष के बजाय इस वर्ष कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन इस फॉर्म में किए गए हैं, इसलिए आपको बड़े ध्यानपूर्वक इस प्रक्रिया को देखना है और समझना है। समय की चिंता नहीं करनी है। और यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर किसी तरह की कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स लिखा हुआ है, उसमें आप अपनी समस्या है उसको कमेंट कर सकते हैं, मुझे उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं। अब इसमें पहला ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको यस ही करना है। और इसके बाद में नीचे कुछ 3-4 प्रश्न और हैं, उनमें भी आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें आपने पिछले साल है वो 1 करोड़ रुपए अपने करंट अकाउंट में जमा किए हैं तो आपको यस करना है और उसके नीचे अमाउंट भरनी है कि आपने कितने अमाउंट है। अगर आपने नहीं किया है तो इसको नो कर दें, क्योंकि आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट वालों के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में नीचे दिया गया है कि आपने कोई फॉरेन कंट्रीज़ की 2 लाख की यात्राएं की हैं तो आपको यस करना है, और नहीं की है तो नो कर देना है। और इसके बाद में नीचे अगर 1 साल में आपने 1 लाख से अधिक का कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट किया है तो आपको यस करना है, वरना नो कर देना है। और ये जो नीचे डिटेल, रिसिप्ट नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, ये जब आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे उसके बाद में इसमें दिखाई देंगी। अब ये ब्लॉक सेल है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करते जाएं उसमें आपको सेव ड्राफ्ट जरूर करते चलना है, नहीं तो आपका जो भरा हुआ फॉर्म है वो सेव नहीं होगा। ये सेव ड्राफ्ट नीचे भी दिया हुआ है, नीचे से भी कर सकते हैं और ऊपर भी सेव ड्राफ्ट लिखा हुआ है, कहीं से भी आप इसको फॉर्म को जैसे जैसे भरते जाएं उसको सेव ड्राफ्ट जरूर करते चलें। इसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप में चले जाना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड इनकम एंड टैक्स। ये पार्ट है वो इस फॉर्म का बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको बड़ी केयरफुली से आपको भरना है। उसमें ज़्यादातर डिटेल्स हैं वो ट्रेस से ऑटोमेटिक फिल होती हैं, अगर फिल नहीं भी होती हैं तो आपको अपने 16 नंबर फॉर्म से इनको देख करके भर लेना है। सैलरी एज पर्सन सेक्शन 17(1), ये आपके ऑप्शन है उस 16 नंबर फॉर्म में भी होगा। जो आपकी ग्रोस सैलरी होगी वो आप अपने 16 नंबर फॉर्म से भर के देख करके यहाँ भर दीजिए। इसके बाद में वैल्यू ऑफ प्रीक्विटीज एज पर सेक्शन 17(2), अगर कोई आपकी और सैलरी है तो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं और अदरवाइज इसको शून्य रहने दें। इसके बाद में आपको कुछ सैलरी के अलावा अलाउंसेज भी मिलते हैं, भत्ते वगैरह मिलते हैं, उनको भी यहाँ आपको इंटर करना है। इसके ऊपर सेलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उन भत्तों की लिस्ट ओपन होगी जो टैक्स फ्री होते हैं, अर्थात उन के ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता, टैक्स में छूट मिलती है। जैसे HRA है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। HRA है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है HRA के लिए, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और जितनी अमाउंट है आपके HRA की प्राप्त हुई है उस अमाउंट को यहाँ फिल कर देना है और अन्य प्रकार के जो भी भत्ते हैं उनको सेलेक्ट करके अमाउंट को फिल कर देना है। और इनमें अगर कोई अलाउंस का नाम नहीं आ रहा है, कोई अन्य प्रकार का आपको अलाउंस मिल रहा है तो एनी अदर करके आप उसको यहाँ फिल कर सकते हैं, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसको
छोड़ सकते हैं। सैलरी ऑब्लिक पेंशन स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो ऑटोमेटिक, यहाँ जैसे ही आप यहाँ ग्रोस सैलरी फिल करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ 50,000 रुपये है वो लेस हो जाएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के। अगर आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स है तो वो आप यहाँ फिल कर दीजिए और अब आपकी टोटल इनकम यहाँ आ जाएगी, कैलकुलेट होकर के ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। अब टाइप ऑफ है हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से किसी तरह की कोई इनकम हो रही है तो यहाँ आपको उस प्रॉपर्टी का टाइप है वो सेलेक्ट कर लेना है। सेल्फ ऑक्यूप्ड है या लेट आउट है या डिमांड लेट आउट है, तो इसमें से सेलेक्ट करके आप उसकी होने वाली इनकम है उसको यहाँ फिल कर सकते हैं। ग्रॉस रेंट रिसीव्ड यानी आपके हाउस प्रॉपर्टी से आपको कितना मकान किराया है वो 1 साल में प्राप्त हुआ है वो यहाँ फिल कर दीजिए। टैक्स पेड टू लोकल अथॉराइज से आपको कितनी इनकम हुई है वो आप यहाँ फिल करके ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। 30% एनुअल वैल्यू, ये सारा इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इंटरेस्ट पेएबल ऑफ ब्रोवल कैपिटल, अगर आपको कुछ इंटरेस्ट यानी उस प्रॉपर्टी के ऊपर ब्याज भुगतान करना पड़ा है तो वो आप यहाँ भर सकते हैं। इसके बाद में नीचे चले आना है और इनकम है फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनके अलावा प्रॉपर्टी के अलावा और कोई किसी तरह की आपको इनकम हो रही है तो वो भी आपको यहाँ फिल करनी है। सबसे पहले गलती ये ज़्यादातर ये करते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की इनकम है वो यहाँ शो नहीं करते हैं। दोस्तों ये आपको ज़रूर इसमें ऐड करनी चाहिए। तो यहाँ आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है उसको सेलेक्ट करके जितना भी ब्याज आपको 1 साल में प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। फिल करते ही आपको नीचे चले जाना है और 80 TTA एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको उस इंटरेस्ट को डाल देना है क्योंकि ये टैक्स फ्री होता है 10,000 रुपये तक। अगर 10,000 तक का आपको सेविंग अकाउंट से ब्याज रिसीव्ड हो रहा है तो वो टैक्स फ्री होता है और उससे ऊपर यदि आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है तो ये कैलकुलेट करके यहाँ कितनी आय के ऊपर आपको टैक्स लगेगा वो इस जगह आ जाएगा। 10,000 तक आप फिल करेंगे तो 10,000 तक यहाँ वो फ्री होगा। इसके अलावा आपको इसमें और देख लेना है कि अगर आपको किसी FD आदि से कोई ब्याज प्राप्त हो रहा है तो ये सेलेक्ट करके उसमें आप भर दीजिए। और अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त हुआ है, पिछले साल जो भी इनकम टैक्स रिफंड हुआ था उसके ऊपर यदि कोई ब्याज मिला है तो वो आपको ये सेलेक्ट करके और इसमें ये फिल कर देना है। चलिए आगे चलते हैं। ये इतना सब करने के बाद में अब आपकी यहाँ टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टोटल जो ग्रॉस सैलरी होगी वो आपकी यहाँ आ जाएगी। अब पार्ट C है वो डिडक्शन का है और टैक्स टोटल इनकम पर ये टैक्स आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है उसकी डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी है। 80C में आपको हर प्रकार की, चाहे वो LIC है या आपने और किसी तरह से इन्वेस्ट किया, सुकन्या समृद्धि योजना है या LIC वगैरह है, सारे जितने भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको टोटल करके इस जगह फिल कर देना है, यहाँ आपको भर देना है। और 80CC या पेमेंट इन इंस्पेक्ट पेंशन फंड, अगर पेंशन फंड से आपको पेमेंट पेंशन फंड वालों को यहाँ भर देना है। और 80CCD1 में 1/4/2000 बाद के जो नियुक्त कार्मिक हैं उनके पेमेंट से 10% है वो NPS की कटौती होती है, वो आपको यहाँ फिल करनी है। और यदि आपने ग्रॉस सैलरी में गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला अंशदान है उसको भी ऐड किया है तो उसको आपको 80CCD2 में ऐड कर देना है। जितना 10% ये है तो 10% जो गवर्नमेंट अंशदान है या 14% है वो आपको यहाँ फिल कर देना है। और दोस्तों इसमें यदि आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है, NPS अगर आपकी ज़्यादा कटौती हो रही है और यहाँ उसमें पूरी छूट नहीं मिल रही है तो आप 80CCD1B में उस कंट्रीब्यूशन को दिखा सकते हैं, यानी 50,000 के 1.5 लाख के अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट में बच जाती है वो राशि आप यहाँ दिखा करके उसका रिफंड ले सकते हैं। अब इसके बाद में आता है 80D। 80D है वो मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित है, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। यानी आपने खुद ने अपने किसी गंभीर बीमारी का इलाज करवाया है तो आप इसमें सेल्फ वाला चूज कर लें, या अपने आश्रित का यदि कोई करवाया है तो कितने रुपए का इलाज वो करवाया है आप यहाँ भर सकते हैं। वो कैलकुलेट करके आपके
टैक्स में कितने रुपए है उसमें से छूट मिलेगी वो यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से ये है स्पेसिफिक डिजीज यानी विशेष बीमारी के लिए अगर आपने खुद ने इलाज करवाया है, ये दोनों 80D से ही संबंधित हैं। इनमें से जो भी आपके लिए लागू हो वो यहाँ सेलेक्ट करके आप फिल कर सकते हैं। 80E है वो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के लिए अगर आपने लोन लिया है तो उसके ऊपर आपने कितना ब्याज है वो पेड किया है वो यहाँ भर सकते हैं। प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान के लिए आपने लोन लिया है और उसका ब्याज आपने कितना पेड किया है वो आपको यहाँ भर देना है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, ये आपके लोन से संबंधित हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लिया है तो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। 80G है वो डोनेशन के लिए है, आपने किस तरह का डोनेशन है वो दिया है। इसके लिए एक नया टैब है वो अभी अपने चालू किया है इसी वर्ष 80D का। 80D वाला जो अभी बता रहा था मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके लिए भी यहाँ टैब दिया हुआ है। यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है यस, यदि आपने सीनियर सिटीजन हैं तो यस कर लेना है वरना नो करना है। और नीचे अपने आश्रित जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनको सेलेक्ट करके आपको यहाँ फिल कर देना है। और 80G के लिए भी यहाँ एक शेड्यूल दिया हुआ है, आपने किस तरह का दान किया है। 100% वाले में दान किया है, डोनेट किया है, वो 100% टैक्स में छूट हो जाएगी। 50% वाले में किया तो आपको यहाँ फिल करना है। इसी तरह से 50 से कम वाले में किया है, जितना भी आपने डोनेट जिस हिसाब से किया है वो आप इसे जो टैब है इस टैब में फिल कर देंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा, इस जगह ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट है वो 30 से 31 मार्च तक को करना था, लेकिन इस कोरोना डिजीज के कारण अगर 31 मार्च तक आप कोई इन्वेस्ट नहीं कर पाए, आपकी LIC पेंडिंग किस्त पेंडिंग थी वो आप नहीं भर पाए और आपने उसको अप्रैल मई या जून में फिल किया है तो आप यहाँ यस करके और आपको एक टैब दिया हुआ है शेड्यूल DI का, इसमें आपको फिल करना है। यहाँ आपको भरना है कि आपने 31 मार्च तक के हिसाब से जो पेड किया था वो यहाँ आ जाएगा और 31 मार्च के बाद में जो पेड किया है वो इस तरफ आ जाएगा। तो ये अगले सेशन में काउंट नहीं होगा, इसी सेशन में काउंट हो जाएगा कि आपने पिछले वर्ष का ही पेड है वो अप्रैल मई जून में किया था। ये एक महत्वपूर्ण टैब इस वर्ष जोड़ा गया है इसमें, तो ये आपको सावधानी पूर्वक फिल करना है। इसके बाद में आपको नीचे चलना है। 80GGA यह भी डोनेट से संबंधित ही है, या आप कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर डोनेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आगे 80GGA शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें आपको ये एंट्री करनी है तो वहाँ से ये एंट्री ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगी। और अगर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है तो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। इंटरेस्ट जो आपको सेविंग अकाउंट से प्राप्त हुआ है तो वो यहाँ फिल कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए ज़्यादा होता है तो वहाँ ऊपर सीनियर सिटीजन करेंगे तो वो यहाँ मिल जाएगी। ये इंटरेस्ट है, जब सीनियर सिटीजन वाला होगा तो ये टैब ओपन हो जाएगा। अगर सेविंग अकाउंट में सीनियर सिटीजन है तो इस टैब में आपको इंटरेस्ट की राशि भरनी है, अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो इस टैब में आपको ये राशि फिल करनी है। अब नीचे दिया है 80U, ये है डिसेबिलिटी यानी जो शारीरिक विकलांगता वाले लोग हैं उनको 1 लाख है, 1.25 लाख या 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। तो वो आप यहाँ उसको सेलेक्ट करके, अगर आप खुद डिसेबल हैं तो आप सेल्फ है सेलेक्ट करके यहाँ फिल कर दीजिए, और अगर आपके आश्रित कोई व्यक्ति डिसेबल है तो आप उसके लिए यह राशि फिल कर सकते हैं। ये आपके यहाँ नीचे टोटल डिडक्शन आ जाएगा, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका टोटल यहाँ, यानी आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और उसमें आपको टैक्स में कितने अमाउंट के ऊपर छूट मिलने वाली है वो इस तरफ अपने आप कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। और नीचे ये राशि है वो आपकी टोटल इनकम होगी, यानी इस डिडक्शन को घटाने के बाद में जो राशि बचेगी ये आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब इसके बाद में नीचे चलना है नेचर ऑफ इनकम। इसके अलावा भी अगर आपके कोई इनकम हो रही है, जैसे 5,000 से कम की अगर आपको खेती से कोई इनकम हो रही है, ये इनकम है वैसे टैक्स फ्री होती है, इसलिए आपको यह भी इसमें दिखा देना चाहिए। एनी अमाउंट फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी वे टू कॉम्प्रिहेंसिव अमाउंट डिसेबल, ये
और अगर आपके कोई LIC इस वर्ष आपको कंप्लीट हो गई, उसकी अमाउंट आपको मिली है, तो आपको यहाँ भरना है 1010D में, और ये टैक्स फ्री होती है। इसमें कंफ्यूज रहते हैं कई लोग कि मेरी LIC है वो कंप्लीट हो गई और उसका मेरा पेमेंट आया, मैं उसको ITR फिल करते समय किस जगह फिल करना है उसको। तो आपको वो इनकम है वो यहाँ इस सेक्शन को सिलेक्ट करके आपको जितनी राशि प्राप्त हुई है वो यहाँ आपको यहाँ फिल कर देनी है। अदरवाइज आपके कोई भी किसी भी तरह की इनमें से कोई नहीं है तो आप इसको ब्लैंक रहने दें। इसके बाद में पार्ट D है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल ऊपर अपनी इनकम भरनी है। और पार्ट B है उसमें आपको ग्रॉस टोटल इनकम भरनी है, सैलरी से कितनी हुई, हाउस प्रॉपर्टी या अन्य प्रकार से आपको किस तरह कितनी इनकम हुई वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। इन्वेस्टमेंट आपने किस किस में किया है, जो टैब आपके लिए लागू है उसी में आपको फिल करना है, बाकी सबको ब्लैंक छोड़ करके और नीचे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको टैक्स डिटेल वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ आपके काटे गए टैक्स की डिटेल होगी, यानी आपकी सैलरी से अगर कोई टैक्स काटा गया है तो वो यहाँ आपको ऑटोमेटिक भरा हुआ मिल जाएगा। और अगर आपको बैंक आदि से 16A प्राप्त हुआ है, बैंक में अगर किसी FD के ऊपर या और कहीं से आपको टैक्स काटा गया है तो वो आपको यहाँ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर आपने टैक्स भरते भरते ये ITR भरने लगे, उस समय आपको लगा कि मेरी जो इनकम है वो ज़्यादा थी, मेरा टैक्स कम कटा है, आप अगर इंडिविजुअल टैक्स पेड कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ ज़रूर भरनी है, वरना आपको नोटिस प्राप्त हो सकता है। जो भी चालान है आपको इंडिविजुअल आपने टैक्स भरा है उसका जो भी चालान है उस चालान की डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। BSR कोड उसमें से देख करके यहाँ फिल करने हैं, आपने कब जमा करवाया वो डेट आपको यहाँ भरनी है, और उस चालान के सीरियल नंबर इस जगह भरने हैं, और कितनी राशि आपने उसमें पेड की है वो यहाँ भर के आपको सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको अगले टैब के ऊपर चलना है, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। यहाँ आपको सारी डिटेल है वो ऑटो फिल मिलेगी। टोटल एडवांस टैक्स पेड की राशि है वो आपकी यहाँ आ जाएगी, आपने खुद ने कितना जमा करवाया है टैक्स वो यहाँ आ जाएगा, अगर नहीं जमा कराया 0 आ जाएगा। टोटल TDS यानी एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स दोनों का योग है वो इस जगह आ जाएगा, और टोटल TCS क्लेम्ड है वो यहाँ आ जाएगा। टोटल टैक्स पेड इन सब चारों का टोटल है वो इस जगह आ जाएगा। इसके बाद में अमाउंट पेएबल यानी आपका टैक्स कितना बनता है वो इस जगह आ जाएगा। अगर आपका टैक्स ज़्यादा काट लिया गया है तो यहाँ इस रिफंड वाले ऑप्शन में मिल जाएगा कि आपको कितना रिफंड वापस होना है। ये इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको चेक कर लेना है कि यहाँ E-पे का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। अगर आपका टैक्स कम काटा गया है और आपका टैक्स बन रहा है ज़्यादा तो यहाँ E-पे का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर जा कर के भी आप डायरेक्ट टैक्स है वो पेड कर सकते हैं ऑनलाइन। अब आपको यहाँ अपना अकाउंट है वो सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप अपने रिफंड की राशि प्राप्त करना चाहते हैं। अगर और कोई दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना दूसरा कोई भी अकाउंट है वो ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको IFSC कोड और अकाउंट नंबर है वो सही से चेक कर लेना है कि वो सही है या नहीं। इसके बाद में वेरिफिकेशन टैब में आ जाना है। यहाँ आपको अपना नाम, पिता का नाम, और इस जगह आपको सेलेक्ट बटन मिलेगा, ये दोनों आपको ऑटो फिल मिलेंगे। यहाँ सेलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करके आपको सेल्फ है सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपके पैन नंबर होंगे, नीचे आपको अपना स्थान है यानी अपने गांव या कस्बे का नाम है वो यहाँ टाइप करके, नीचे 3 ऑप्शन दे रखे हैं वेरिफिकेशन के, इनमें से आपको एक ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है। मैं तो कहूँगा कि आप जो बीच वाला ऑप्शन है इसको आप एक बार सेलेक्ट करके सेव ड्राफ्ट कर लें। I would like to e-verify letter within 120 days from date of filing, यानी मैं 3 महीने का लगभग 4 महीने का टाइम है, इस 4 महीने के टाइम में मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा, आधार OTP या इसी तरह से इसको करके आपको सेव ड्राफ्ट कर देना है। इसके बाद में शेड्यूल DI के बारे में मैंने बता दिया आपको कि जो 31 मार्च तक आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे लेकिन आप इस कोरोना
बीमारी के कारण से वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए, आपके पास में पैसे नहीं थे और उस इन्वेस्ट को आपने अप्रैल, मई और जून में किया है, जैसे कोई LIC पेंडिंग थी वो आपने भरनी है, वो आपने इन 3 महीनों में भरी है, तो आपको यहाँ उसकी आगे एंट्री करनी है और सेव ड्राफ्ट कर देना है। वो पीछे वाले टैब में ऑटोमेटिक चली जाएगी। अगर आपने कोई मेडिकल संबंधी लाभ लिया है तो वो 80D में फिल करना है, और अगर आपने डोनेट किया है तो यहाँ आपको फिल करना है, और आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेट किया है तो वो इस जगह आपको फिल करके सेव ड्राफ्ट कर देना है। इतना करने के बाद में अब आपका फॉर्म है वो कंप्लीट भरा जा चुका है। दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल अक्षर का सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ, उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में इसी तरह के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। अब आपको यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। हाँ, देखिए इस प्रीव्यू एंड सबमिट बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपके भरे हुए फॉर्म में किसी तरह की कोई कमी है तो वो आपको इंडिकेट हो जाएगी। यहाँ आपको सीनियर सिटीजन वाले में इसमें नॉट क्लेम्ड सेल फैमिली है या जो भी है, इसमें आपको ये भरना है। यहाँ आपको नो कर देना है। अगर आपने 31 मार्च के बाद में किसी तरह का कोई इन्वेस्ट नहीं किया है तो यहाँ नो कर देना है। अब उसके बाद में ये टैब है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। यहाँ भी नो कर दीजिए अगर आपने किसी तरह का कोई क्लेम नहीं लिया है तो। यस करते ही आपके सामने ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे, और अगर आपने नहीं लिया है तो आप इसको क्लोज। नो क्लेमिंग और पेरेंट्स, तो यहाँ नो करके अब आप परिवर्तन किया उसको सेव ड्राफ्ट कर लें। उसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये कह रहा है कि अगर आपने फॉर्म कंप्लीट कर लिया है तो आप ओके प्रेस करें, और अगर आपको कुछ भरना बाकी रह गया है तो कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक कर दें, तो आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे आपके सामने भरे हुए फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। इसमें आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिए अपनी जो भी डिटेल भरी है। अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने गलती कर दी है, मिस्टेक कर दी है, तो आप उसको पुनः नीचे एडिट बटन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। और अगर आपने सही किया है तो इसको सबमिट, फाइनल सबमिट कर देना है। अगर आपको कहीं मिस्टेक लगती है कि मैंने कहीं गलती कर दी है तो आप इस एडिट बटन के ऊपर क्लिक करके उसको दोबारा अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपको इसका प्रिंट निकालना है तो यहाँ क्लिक हियर टू डाउनलोड द प्रीव्यू PDF, तो ये इसके ऊपर क्लिक करके आप उसको PDF के रूप में सेव कर सकते हैं और प्रिंट निकाल करके उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप कन्फर्म हो गए हैं कि मेरे भरी हुई डिटेल सही है तो आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एक मैसेज आपके सामने ओपन होगा कि योर रिटर्न हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड एंड द ट्रांजैक्शन ID यहाँ दी हुई है। इतना करने के बाद में अब आपको अपने भरे हुए फॉर्म को E-वेरीफाई करना है। तो E-वेरीफाई करने के लिए आपको माई अकाउंट में चले जाना है, और माई अकाउंट में आप नीचे की तरफ चाहेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा E-वेरीफाई रिटर्न का। इसके ऊपर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके भरे हुए जो पेंडिंग फॉर्म होगा उसकी डिटेल यहाँ आपको मिल जाएगी। इसके सामने यहाँ E-वेरीफाई का बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन वेरीफाई करने के ओपन होंगे। उसमें पहला ऑप्शन है कि आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक E-वेरिफिकेशन कोड है तो वो आप इस पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस कोड को फिल करके सबमिट कर देना है। अगर आपके पास में किसी तरह का कोई E-वेरिफिकेशन कोड नहीं है और आप उसको जनरेट करना चाहते हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और तीसरे ऑप्शन में दिया गया है कि आई वुड लाइक टू यूज़ आधार OTP टू E-वेरीफाई माई रिटर्न। ज़्यादातर इसी ऑप्शन के माध्यम से ये ITR है वो वेरीफाई किया जाता है, इसलिए आप थर्ड ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके लिए चाहिए आपको ये कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना ज़रूरी है, तभी आपके उसे के ऊपर OTP आएगा। उस OTP के माध्यम से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं।
तो मैं इसे तीसरे ऑप्शन के माध्यम से ही इसे फॉर्म को वेरीफाई करने जा रहा हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक मैसेज ओपन होगा, आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP नाउ। इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ फिल कर देना है। चलिए मैं अपना OTP है वो यहाँ फिल कर देता हूँ। OTP फिल करके आपको आई एग्री वाले इस चेकबॉक्स में टिक कर देना है और टिक करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने मैसेज ओपन होगा, ई वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। योर ई वेरिफिकेशन यूजिंग आधार OTP, यह आपको ट्रांजैक्शन ID होगी। आपकी एक्नॉलेजमेंट है वो रजिस्टर जो आपने ईमेल ID की थी अकाउंट बनाते समय उसके ऊपर भी भेज दी गई है। और आप माई अकाउंट में जाकर के इस रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको रिसिप्ट है वो डाउनलोड करके बता देता हूँ। माई अकाउंट में जाना है और आपको देखना है व्यू ई फील्ड रिटर्न्स फॉर्म। इसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ आपको ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है इनकम टैक्स रिटर्न और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पिछले साल के भरे हुए सारे जो भी फॉर्म हैं वो ओपन हो जाएंगे। इसमें आपको करंट जो अभी आपने किया है सक्सेसफुली ई वेरीफाइड, ये तो प्रोसेस्ड हो गए हैं। ये अभी आपने ई वेरीफाई किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके ऊपर प्रोसेस करेगा कि आपने जो भी डाटा फिल किया है वो सही किया है या नहीं किया है। अगर सही किया है तो आपका ITR है वो प्रोसेस्ड कर दिया जाएगा और अगर उसमें कोई भी किसी तरह की कमी होगी तो वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। अब आपको इस एक्नॉलेजमेंट नंबर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ आप भरे हुए फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और ऊपर है ITR एक्नॉलेजमेंट। आपको रिसिप्ट डाउनलोड करनी है, फॉर्म आप कभी भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ इस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद में ये अब आपकी एक्नॉलेजमेंट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें जो भी आपके द्वारा भरी गई डिटेल है वो यहाँ शो हो जाएगी। टोटल इनकम है और रिफंड टैक्स अगर कोई है तो वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। और ये आधार वेरीफाई करने के बाद में OTP के माध्यम से वेरीफाई करने के बाद में डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलोर, यानी ये आपको फॉर्म है वो कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ITR है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इस रिसिप्ट का आप चाहें तो डायरेक्ट प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं और भविष्य के लिए अगर आप इसको डाउनलोड करके सेव करना चाहते हैं तो यहाँ इस डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लीजिए। जिस जगह आप इसको सेव करना चाहते हैं उस जगह आप सेव कर लीजिए। किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं वो नाम यहाँ टाइप कर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से घर बैठे आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप से अपना ITR है वो फिल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, आप ज़रूर इसको धैर्यपूर्वक शुरू से अंत तक देखें और आप इसको समझने की कोशिश करें। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए लाइक ज़रूर करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।